आज it's holiday. Sorry, it's school over time also in Shimla. तो सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे इधर. Yes. हाँ जी. तो कृपलानी सर, आप अपनी टॉक स्टार्ट करने से पहले जस्ट से few things about yourself. आप क्योंकि इंट्रोडक्शन अभी ये प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में हम आपका तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, कुछ चीजें हमारे साथ शेयर करें, आप क्या करते हैं, और उसके बाद आप अपनी टॉक स्टार्ट करें प्लीज. ठीक है सर, थैंक यू सर. और शिमला दिखाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर. और मैं बहुत जल्द रूबरू देखना चाहूंगा. जल्दी आप मुझे बुलाइए तो मैं वहां आता हूँ, और आप लोगों से भी पिछले साल भर से ऑनलाइन में मुलाकात हो रही है, तो 1 to 1 मिलके जरा आपका मैं इस फिटनेस का भी राज जानना चाहूंगा कि क्या खाते हैं. रामदेव बाबा जी आपको डायरेक्ट कौन सा क्या आटा बेचते हैं कि आप इतने फिट हैं. तो ये शिमला का असर है कि कुछ आपके साथ किन लोगों का असर है जो साथ में आपके काम कर रहे हैं. तो ये बहुत जल्द आना चाहूंगा शिमला. So very good afternoon to all of you, and once again this is a very good opportunity and pleasure basically to basically cater the Himachal Pradesh. और कई बार अब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकॉज काफी लोगों से आप लोगों से मेरा परिचय हुआ है लास्ट कुछ सेशन के दौरान पे, और ऐसा लगता है कि हिमाचल कॉलिंग, और मुझे लगता है कि एक बार वहां आना चाहिए, आप लोगों से मिलना चाहिए. देश की इस कोने पे हूँ मैं, और आप लोगों को जिस तरह है वहाँ बहुत ही सुंदरता, मन की सुंदरता, थॉट की सुंदरता भी है. तो इसी चीज को लेके आज बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक व्हिच यू हैव द कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप इज बेसिकली ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी एंड बहुत सारी चीजों पे है. तो मेरा आज आपके साथ कैसे कनेक्शन हो रहा है, पहले मैं उस पर आपसे बात करता हूँ. सो लेट मी गिव यू माय प्रोफाइल फर्स्ट. सो आई एम बेसिकली प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कृपलानी, एंड बाय प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 25 years मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ. 25 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और पिछले 12 से 15 सालों से मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स साइकोलॉजी के टॉपिक पे मैं ग्लोबली वर्क कर रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड साइबर साइकोलॉजी. सो आई एम अ साइबर साइकोलॉजिस्ट वर्किंग विद साइबर साइकोलॉजी, यानी साइबर सिक्योरिटी का बैकबोन है. आप सब लोगों ने यूजुअली साइबर सिक्योरिटी सुना होगा, लेकिन ये जो बच्चे स्क्रीन टाइम पे अधिक क्यों हैं, क्या इनके साथ इनकी मानसिकता पे समस्या आती है, आप लोगों के साथ में मोबाइल के कारण से क्या तकलीफें हो रही है, वहां से लेके साइबर टेररिज्म, साइबर रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन से होने वाली शॉपिंग से लेके हर चीज के ऊपर में इस पे मैं एमएचए के साथ, एनईए के साथ और कई गवर्नमेंट गैर सरकारी संस्थाओं के साथ काम करता हूँ. स्कूलों में कई प्रकार के मेरे कार्यक्रम चलते हैं इंडिया में, और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में वहां मेरा डिपार्टमेंट है साइबर साइकोलॉजी का, सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, जहां डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं. और पिछले 12-15 साल में मेरे कार्य को देखते हुए, काम को देखते हुए यूएन ने मुझे 3 महीने पहले इनवाइट किया था यूनाइटेड नेशन से जापान में, एंड आई रिप्रेजेंटेड इंडिया. सेम लाइक हाउ वी हैव गिवन योगा टू द वर्ल्ड, वैसा ही हमने साइबर साइकोलॉजी करीबन 80 कंट्रीज को हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी दिया, और वहां के लोग अब इंडिया आना चाहते हैं. साइमल्टेनियसली आई हैव वर्कड विद वेरियस डिपार्टमेंट्स. आई हैव वर्कड विद फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सेक्सोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक, कैंसर, करीबन 11 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने वर्क किया, जिसके कारण से एक एक्लेक्टिक और एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मेरे 25 साल से रहा है. छोटा सा इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म करूंगा, बाकी काफी मेरे वर्किंग गवर्नमेंट के साथ रहे. पर हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कंजर्वेशन के साथ, इकोलॉजी के साथ में भी मेरा काफी कनेक्शन रहा है. बीइंग अ नेचर लवर एज वेल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग फ्रॉम लास्ट 25-20 years कि क्या ह्यूमन बिहेवियर का कनेक्शन कंजर्वेशन के साथ में है क्या. तो 2004 और 5 में आई वाज टीचिंग इन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट अ टॉपिक कॉल्ड एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा. और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में कैसे ह्यूमन बिहेवियर पे एनवायरमेंट का असर आता है, किस तरह से साउंड, लाइट, क्लाइमेट ह्यूमन पे असर करता है, इसके बारे में मैंने काफी साल पढ़ाया. और उस दौरान पे मेरे कई आर्टिकल्स आए, जिसमें से एक आर्टिकल था कि कैसे गर्मियों की जगह पे, जहां गर्मी अधिक रहती है, जहां हीट ज्यादा रहता है, वहां पे क्राइम का रेशियो क्या है. काफी आर्टिकल्स थे, और बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा पॉसिबल है क्या एनवायरमेंट का असर इंसानी सोच पर और उसके क्राइम बिहेवियर पे हो सकता है क्या. और अभी रिसेंटली ये सब स्टडीज इंडिया में आने लग गई है, और अब क्राइम का क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में कोरिलेशन देखा गया है. और मेरे एक परिचित एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
उसी पर पीएचडी कर रहे हैं, जिसके अंदर में मैं उन्हें गाइड भी कर रहा हूं, और वो इसी पे काम कर रहे हैं कि कैसा ह्यूमन बिहेवियर पे क्राइम का असर आता है, क्लाइमेट का असर आता है। साथ ही साथ एक बार एक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे मैंने कंजर्वेशन साइकोलॉजी पे मैंने कई प्रेजेंटेशंस दिए थे, जिसके अंदर में किस तरीके से बेसिकली हमारे ये जो कंजर्वेशन को, इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर का क्या रोल है, इसका स्टडी टेक्सास में भी हुआ। और कंजर्वेशन साइकोलॉजी दूसरी बार अगर वर्ल्ड में इस्तेमाल हुआ, दैट वाज वंस इन टेक्सास एंड सेकंड टाइम वाज इन इंडिया, बट आई डिड नॉट गेट सपोर्ट। दैट वाज इन 2011 एंड 12। नो वन अंडरस्टूड कि व्हाट आई वाज टॉकिंग। तो 2011-12 के बाद से मैंने कंजर्वेशन साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया, बट मेरा ये दिल का एक टॉपिक है, क्योंकि जब भी मैं हमारे बेंगलोर में पानी की समस्या देखता हूँ, जहां आज बहुत पानी की किल्लत है, जब मैं ये अनइवन बारिश और बर्फ देखता हूँ, तो मुझे चिंता होती है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे में कहीं ना कहीं हम सब ह्यूमन बिहेवियर जो है, जो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इंपल्सेस को, इसका कनेक्शन है। तो नेक्स्ट टाइम कभी जवान सर ने चाहा तो वी विल हैव एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन साइकोलॉजी, हाउ सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजी कैन मेंटेन थ्रू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, हम ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें, इस पे हम कभी किसी दिन बात करेंगे। पर आज का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक है फ्यूचरिस्टिक करियर के ऊपर में। एंड न्यू जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आने वाले समय में करियर को कैसे देखें और फ्यूचरिस्टिक करियर कौन से रहेंगे, इस पे मैं अगले 15-20 मिनट आप लोगों से बात करूंगा। क्योंकि ऑलवेज आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट थोड़े से नॉन स्टीरियोटाइप, अनकन्वेंशनल चीजों के बारे में, जिसमें लोगों ने शुरू में तो मुझे बहुत क्रेजी कहा कि अरे पागल हो, कुछ भी बातें करते हो। एंड एज यू नो कि जहां भी वर्ल्ड में किसी ने कुछ चेंज लाया है, उन सब लोगों को पहले क्रेजी कहा गया है। तो 15 साल पहले भी जब मैंने कहा कि साइबर नाम की चीज होने वाली है, तो लोगों ने क्रेजी कहा। अब जब मैं लोगों से कहता हूं कि आने वाला समय ये करियर्स आने वाले हैं, तो लोग मुझसे कहते हैं कि अरे ऐसे पॉसिबल है क्या। पर यहाँ जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं और जो यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ये जरूर आज एंडोर्स करेंगे कि फ्यूचरिस्टिक करियर बहुत ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं कि करियर की चॉइस कैसे होती है इंडिया में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि करियर की चॉइस ही रॉन्ग होती है, करियर तरीका ही रॉन्ग है। एक पेरेंट अपने बच्चे को स्टेशन पे ले जाते हैं, स्टेशन पे ले जाने के बाद में यूजुअली वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेन में जिसमें भीड़ रहती है, जिस ट्रेन में, उसमें बिठा देते हैं। आईआईटी की ट्रेन, एमबीए की ट्रेन, इंजीनियरिंग की ट्रेन, मेडिकल की ट्रेन, उसमें बच्चे को बिठा देते हैं। बच्चा चाहे ना चाहे, वो ट्रेन का डेस्टिनेशन सही है या नहीं है, बच्चे को ट्रेन में बिठा के छोड़ देते हैं। बच्चा कुछ देर पे आगे जाके सोलन पे उतर जाता है, कुछ जाके मंडी पे उतर जाता है, कुछ जाने वाले समय पे दिल्ली में उतर जाता है। पता पड़ता है कि मैं गलत स्टेशन पे आ गया। वैसा ही होता है यहाँ पे इंडिया में। हमारे साथ बीएससी, एलएलबी, एमबीए, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जाके बैंक में काम कर रहे हैं। अंदाजा ही नहीं आ रहा है 17 साल क्या काम किया और 18 साल जॉब कहाँ पे किया। तो मेरा मानना ये है कि करियर का सिलेक्शन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक करियर का। 2024 में मेरे पास में 10th का एक बच्चा अगर आता है काउंसलिंग के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, तो मैं उससे अक्सर ये पूछता हूं कि तुम्हारा 12th कब होगा। तो कहता है सर 26 में होगा, 2026 में। फिर मैं कहता हूं कि यूजी कब होगा, तो कहता है कि सर 30 में होगा। कहता है पीजी कब होगा, तो कहता है 32 में होगा। 1 ईयर की इंटर्नशिप कब होगा, 33 में। और मार्केट में कब आओगे तुम जॉब के लिए, तो कहता है सर 2034 में आऊंगा। तो मैं ये कहता हूं उनसे अक्सर कि आपको करियर का सिलेक्शन 2034 का करना है, 24 का नहीं। क्योंकि जो आज चल रहा है वो 34 में डाउन हो सकता है, और जो आज नहीं चल रहा है वो 34 में अप हो सकता है। तो हमें देखना है ऐसा करियर जो 2034 में अप रहेगा। तो ये रिसर्च होना बहुत जरूरी है किसी पेरेंट को, फैमिलीज को और टीचर्स और प्रोफेसर को। 2034 का करियर आपका 20 साल सस्टेन करना चाहिए। तो मतलब 2054 का विजन होना आप सबका, एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, 2054 तक कौन सा करियर सस्टेन करेगा। पता पड़ा 34 में जो मैंने करियर लिया वो 38 में खत्म हो गया, कोई करियर में 36 मिल गया, वो 40 में खत्म हो गया। तो मैंने 20 साल कैसे सस्टेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 साल के अंदर में 24 से 34 और 54 के बीच में आखिर दुनिया रहेगी कैसे, कौन सी चीजें चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, इसका स्टडी, इंटरनेशनल स्टडी क्या रहेगा, गवर्नमेंट कौन सी रहेगी, डिजास्टर्स कैसे होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या रहेगी, एआई क्या रोल प्ले करेगा, ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या रहने वाली है, धरती कैसे रहेगी, मार्स कैसा रहेगा।